हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दल-बदल कानून। तो देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि जो दल-बदल कानून है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट लॉ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या कहते हैं? मेरे साथ-साथ रिपीट कीजिए, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है? याद रखिएगा कि भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो राजनीतिक स्थिरता को बनाने के लिए। अगर कोई भी आपसे ये पूछता है कि भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ की जो ज़रूरत है वो क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी? तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भारत में राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए और विधायक जो बार-बार पार्टी बदलते थे, उन पर रोक लगाने के लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट लॉ था। ठीक है? एंटी डिफेक्शन लॉ। याद रखिएगा कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो 92वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, जिसके अंतर्गत जो है वो संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन-सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि 92वां जो 52nd जो है वो अमेंडमेंट एक्ट कब आया था, कौन-सी ईयर में? तो याद रखिएगा 1985। आपको ये भी याद रखना है। तो ये मोटा-मोटी फैक्ट जो है ये दल-बदल कानून के बारे में है। अब थोड़ा जान लेते हैं कि दल-बदल कानून है क्या? तो याद रखिए कि दल-बदल कानून जो है ये उस सिचुएशन से जुड़ा हुआ लॉ है, जब कोई भी चुना गया जो सांसद है या फिर मान लीजिए विधायक है, एमएलए है, ठीक है? वो अपनी राजनीतिक पार्टी को क्या कर रहा है? छोड़ देता है और दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो यह कानून क्या बोलता है दल-बदल कानून? यह कहता है कि यदि कोई भी सदस्य पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर वोट करता है या अपनी पार्टी छोड़ देता है, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। मान लीजिए कि ये एक्स पार्टी है और ये वाई पार्टी है। तो एमएलए जो है वो पहले वाई पार्टी से था, लेकिन अब क्या कर दिया उसने वाई पार्टी को छोड़ के एक्स पार्टी को जो है वो जॉइन कर लिया है। तो वाई पार्टी जो है वो इसकी सदस्यता क्या कर देगा? समाप्त कर देगा। याद रखिएगा कि दल-बदल जो कानून है, उसमें दल-बदल कब माना जाता है, इसके बारे में भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ इसे लाया गया है। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए कि कोई चुना हुआ जो मेंबर है, वो अपनी पार्टी छोड़ दे रहा है, ठीक है? जैसे मैंने बताया ना कि वाई पार्टी से रिलेटेड था, उसने क्या किया? छोड़ दिया, तब माना जाएगा दल-बदल। या फिर मान लीजिए कि कोई मेंबर है, वो पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट कर देता है, ठीक है? उसकी पार्टी जैसे वाई पार्टी है और वाई पार्टी ने कोई आदेश दिया था, उसके खिलाफ जाके एमएलए वोट कर देता है, तो भी क्या होती है, ये दल-बदल माना जाएगा, उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। फिर मान लीजिए कि यदि कोई निर्दलीय सदस्य है, वो चुनाव जीतने के बाद किसी पार्टी में शामिल हो जाए, तो यह भी क्या माना जाता है? दल-बदल माना जाता है। यदि मान लीजिए कोई मनोनीत सदस्य है, ठीक है? नॉमिनेटेड मेंबर है, अगर वो 6 महीने के भीतर किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसे दल-बदल माना जाता है। अब देखिए, वैधता भी तो होगा कि किन परिस्थितियों में जो है वो दल-बदल जो है वो मान्य होंगे, वैध होंगे। तो याद रखिए कि पहले अगर 1/3 मेंबर जो है, अगर वो किसी भी पार्टी से टूटकर कोई ग्रुप बनाते थे, समूह बनाते थे, तो वो वैध माना जाता था। लेकिन ये 1/3 का जो कॉन्सेप्ट है, ये 91 अमेंडमेंट एक्ट जब लाया गया 2003 में, तो यह नियम हटा दिया गया। यानी कि अब जो है वो दल-बदल तभी वैध होगा जब 2/3 सदस्य मिलकर दूसरी पार्टी में क्या करें? विलय करें, तभी ऐसा होगा। पहले क्या था ये? 1/3 था, लेकिन अब क्या हो गया है? 91st अमेंडमेंट एक्ट से क्या हो गया ये? 2/3 हो गया, ठीक है? इसको याद रखना है आप लोगों को। फिर देखिए, आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आएगा कि दल-बदल पर निर्णय कौन करता है? तो याद रखिए कि दल-बदल पर निर्णय जो है, वो विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। कौन-कौन? या तो विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। फिर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि क्या विधानसभा या लोकसभा का जो निर्णय है, वो क्या न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है? तो बिल्कुल आता है। याद रखिएगा कि उनका जो निर्णय है कि वो किस तरीके से जो है वो दल-बदल जो कानून है उसको तय करते हैं। मतलब कि मान लीजिए, अगर बोला जाए कि निर्णय कि दल-बदल हुआ है या नहीं हुआ है, सदस्य दल बदलू है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो ये जो निर्णय है यह भी न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यानी कि कोई भी नागरिक इसे उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकता है कि यहाँ पर पक्षपात किया गया है या फिर कुछ भी। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आता होगा कि आखिर दल-बदल कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने बताया था पहले ही, ये वाला सबसे पहले आंसर मैंने इसी का दिया था कि राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए, फिर जनता के वोट का सम्मान बनाए रखने के लिए, या फिर सत्ता में जो नैतिकता है, मोरालिटी है, उसको बनाए रखने के लिए। इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो दल-बदल कानून है,
वो भारतीय लोकतंत्र की मजबूती के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है? अब देखिए, एक और क्वेश्चन आपका यहाँ से तैयार हो जाता है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये है कि 92वें संविधान संशोधन के टाइम पे कौन-सी सरकार थी? तो ये आपको पता होना चाहिए कि उस टाइम पे राजीव गांधी सरकार थी। इस तरीके का क्वेश्चन आपने वन लाइनर फैक्ट में देखा होगा, कई बार पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो याद रखना है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि राजीव गांधी सरकार के द्वारा 92वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी एवं दल-बदल विरोधी अधिनियम का निर्माण किया गया था। ये मैंने आप लोगों को अभी जस्ट पढ़ाया। देखिए लिखा है कि जिसके अंतर्गत निम्नलिखित को दल बदल माना जाएगा। आइए एक एक करके इसको पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि विधायक या फिर सांसद जिस राजनीतिक दल से निर्वाचित हुआ है उस राजनीतिक दल की सदस्यता का परित्याग कर दे, तब क्या होगा? दल बदल माना जाएगा। इस सिचुएशन में क्या माना जाएगा? दल बदल माना जाएगा। फिर देखिए क्या है, सांसद अथवा विधायक के द्वारा सदन में दल के निर्देश के विरुद्ध मतदान किया जाए, तब भी क्या माना जाएगा? तब भी माना जाएगा कि दल बदल कानून का यहाँ पर विरोध हुआ है। ठीक है? फिर उसके बाद देखिए, निर्दलीय सांसद या फिर विधायक किसी दल की सदस्यता प्राप्त कर ले तो वह क्या हो जाएगा? अयोग्य हो जाएगा। ये मैंने भी जस्ट बताया कि कोई अगर है और वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है लेकिन बाद में क्या हो जा रहा है, वो किसी अन्य मतलब पार्टी में क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, किसी अन्य पार्टी को ज्वाइन कर ले रहा है, तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा? वह अयोग्य हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा है, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि निर्दलीय सांसद या फिर विधायक किसी दल की सदस्यता प्राप्त कर ले तो वह अयोग्य हो जाएगा। फिर उसके बाद है मनोनीत सदस्य यदि 6 महीने के बाद किसी दल की सदस्यता स्वीकार करता है तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यह नहीं बोला गया है कि 6 महीने के अगर भीतर करेगा तो वह दल बदल होगा या नहीं। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर 6 महीने के भीतर करता है तो वह दल बदल घोषित होता है या नहीं। आगे देखिए, अपवाद यानी कि नहीं माना जाएगा। देखिए लिखा है अपवाद में कि किस सिचुएशन में जो है वो दल बदलू नहीं माना जाएगा कोई भी सदस्य। वहां पर लिखा गया है फर्स्ट पॉइंट में कि दल बदल कानून स्पीकर पर लागू नहीं होता। याद रखिए, स्पीकर पर लागू नहीं होता, इसीलिए स्पीकर का मत पार्टी के निर्देश से ही संचालित नहीं होगा। इस बात को याद रखना है कि जो दल बदल कानून है वो स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष हो गया या फिर विधानसभा अध्यक्ष, दोनों पर लागू नहीं होता है। फिर देखिए, यदि किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित 2/3 सदस्य किसी अन्य दल में अपना विलय कर ले तब ये इसका अपवाद है। इस सिचुएशन में ये क्या माना जाएगा? ये वैध माना जाएगा दल बदल। और पहले मैंने बताया था ये कितना था? 1/3 था, लेकिन अब क्या हो गया है? निर्वाचित सदस्य के 2/3 सदस्य हो गया है, लेकिन पहले था निर्वाचित के 1/3 सदस्य। फिर आगे देखिए थर्ड पॉइंट क्या लिखा हुआ है। थर्ड पॉइंट में है कि यदि सांसद या विधायक को दल के द्वारा स्वयं बर्खास्त कर दिया जाएगा तो वह सांसद बना रहेगा। यानी कि अगर सांसद या विधायक को दल के द्वारा ही बर्खास्त कर दिया गया, जिसे बोलते हैं ना कि दल से निकाल दिया गया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो अगर दल से उसकी निकासी कर दी जाएगी तो उस सिचुएशन में भी वह सांसद बना रहेगा। क्यों? क्योंकि उसको तो उस पार्टी से निकाला गया है। ठीक है? आगे देखिए, दल बदल अधिनियम का निर्णय तो पीठासीन अधिकारी अथवा राज्यसभा का सभापति ही निर्णय करेगा। कौन निर्णय करेगा? इसका निर्णय किसका होगा? तो मैंने ये जस्ट आपको बताया था, पीठासीन अधिकारी या फिर राज्यसभा का सभापति ही निर्णय करेगा, जिसके लिए कोई भी समय सीमा निर्धारित नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि क्या दल बदल अधिनियम के निर्णय के लिए समय सीमा निर्धारित है? तो आप लोगों को कहना है नहीं, नहीं निर्धारित है। फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए लिखा है कि परिणाम स्वरूप यह मांग की गई है कि दल बदल के संबंध में अयोग्यता के निर्धारण का जो अधिकार है वो पीठासीन अधिकारी के बजाय निर्वाचन आयोग को सौंप देना चाहिए। अब देखिए, दल बदल अधिनियम एवं न्यायिक पुनर्विलोकन, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके बारे में अगर हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि दल बदल अधिनियम में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि इस संबंध में जो पीठासीन अधिकारी है उसका निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। ये मैंने भी बताया था। फिर देखिए लिखा है, परंतु उच्चतम न्यायालय ने 1992 में जो कि होतो होलोहन वाद है उसमें यह निर्धारित करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी के द्वारा किसी भी सदस्य को अयोग्य घोषित करना सदन की प्रक्रिया का भाग नहीं है, अपितु यह एक अर्धन्यायिक कार्य है जिसकी न्यायपालिका क्या करेगी? जांच करेगी।
देखिए, कियोतो होलोहन जो है, सबसे पहले याद रखिएगा ये 1992 में आया। इसमें कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसमें फर्स्ट निर्णय जो था वो था उन्होंने बोला कि जो 10वीं अनुसूची है जिसमें कि एंटी डिफेक्शन लॉ है, वो संविधान के मूल ढांचे का क्या नहीं करती, उल्लंघन नहीं करती। फिर दूसरा जो है सुप्रीम कोर्ट ने और भी कहा कि जो स्पीकर है उसको यह अधिकार है कि वह यह तय करे कि कोई भी सदस्य दल बदलू है या फिर नहीं है। फिर उसके आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि स्पीकर का जो निर्णय है वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है, यानी कि अगर स्पीकर पक्षपात करे तो उसका निर्णय क्या होगा, उच्च न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट में उसको चुनौती दिया जा सकेगा। ये सारी बातें जो है वो कियोतो होलोहन वाद में कही गई थी। आगे देखिए लिखा है, इसीलिए सदस्यों की जो अयोग्यता है उसका विषय न्यायालय के पुनराविलोकन के अंतर्गत आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू बोलते हैं। क्या कहते हैं, ज्यूडिशियल रिव्यू। आगे देखिए, संसदीय शासन और दल बदल अधिनियम। तो याद रखिएगा कि जो आलोचक है उनका मत है कि दल बदल अधिनियम के कारण भारत में संसदीय शासन का ह्रास हो रहा है, क्योंकि संसद जो है, मतलब जो सांसद है वो अयोग्यता के भय के कारण सदन के समक्ष स्वतंत्र अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है और राजनीतिक दलों के निर्देशों से क्या होता है, बंध जाता है, ताकि वो क्या ना हो जाए, अयोग्य घोषित ना हो जाए। इस डर से वह जो है वो अपने बात को नहीं रख पाते हैं निर्भय से। फिर उसके बाद देखिए लिखा है, इसीलिए सदन में चर्चा का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है डे बाय डे, और जबकि संविधान के अनुसार सांसद एवं विधायक क्या है, सदन के समक्ष मुक्त रूप से अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। आगे देखिए, दल बदल अधिनियम सरकार में स्थायित्व के लिए लाया गया था, परंतु यह सदन के कार्यों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है। निष्कर्ष में देखिए लिखा है, दल बदल के कारण न केवल सरकार जो है उसमें स्थायित्व बढ़ा है, बल्कि संसद एवं विधायकों के प्रति जनता का विश्वास भी कम हो रहा है। और दल बदल का प्रमुख कारण निजी लाभ होते हैं। क्या होते हैं, निजी लाभ होते हैं और वैचारिक स्वतंत्रता नहीं होती है। यानी कि कोई भी अगर दल बदल करता है तो कहीं न कहीं उसके पीछे ये नहीं होता है कि उनको वैचारिक स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, उनको अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं मिल पा रहा है, वे अपने निर्णय नहीं ले पा रहे हैं या अपनी बातों को जो है उतने स्पष्ट रूप से निर्भयतापूर्वक जो है वो नहीं रख पा रहे हैं। ये सारे रीज़न तो नहीं होते हैं, उनके कुछ प्रमुख आर्थिक या फिर निजी लाभ होते हैं, जिसमें कि कुछ भी हो सकता है। देखिए, यहाँ पर फिर हम लोगों का अगला टॉपिक जो है वो राज्यसभा का निर्वाचन है। इसको हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।